नमस्ते। इस रिव्यू मटेरियल में हमारा फोकस होगा बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। इनका दूसरा नाम होता है रीडॉक्स रिएक्शंस। हम इस रिव्यू मटेरियल को 4 सेक्शंस में ब्रेक डाउन करेंगे, जिसमें पहला सेक्शन ये वाला है, पार्ट 1 द एसेंशियल बैकग्राउंड, जो कि आपको मदद करेगा कंसेप्चुअलाइजिंग इलेक्ट्रॉन्स और रिएक्शंस का बदलना, आइडेंटिफाइंग कौन सी स्पीसीज़ ऑक्सीडाइज्ड हो रही है और कौन सी स्पीसीज़ रिड्यूस्ड हो रही है, कौन सी स्पीसीज़ ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है, और दूसरे स्किल्स जो बहुत काम आएंगे डिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये सारे स्किल्स बहुत नेसेसरी और एसेंशियल हैं दूसरे सेक्शंस के लिए। पार्ट 2 बैलेंसिंग रीडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें जो कि काम में लेता है हाफ रिएक्शन मेथड एसिडिक सॉल्यूशंस में। पार्ट 3 बैलेंसिंग redox reactions, जो कि काम में लेता है हाफ रिएक्शन मेथड बेसिक सॉल्यूशंस में। और फिर पार्ट 4 जहाँ पर हम स्टोइकियोमेट्रिक प्रिंसिपल्स redox reactions के साथ काम में लेंगे। redox reactions होते हैं जब एक या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बदलते हैं रिएक्टेंट्स के बीच। आप आसान तरीके में याद कर सकते हो कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड या फिर रिड्यूस्ड हो रहा है इस न्यूमोनिक के साथ, ऑयल रिग। इस प्रोसेस को कंसेप्चुअलाइज करने के लिए हम एक रीडॉक्स रिएक्शन को देखते हैं एलिमेंटल सोडियम और क्लोराइन गैस के बीच। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, ताकि रिजल्ट होता है 2 कैटायन सोडियम के और 2 एनायंस क्लोराइड के। एक चीज़ देखो कि जो एटॉमिक रेडियस होता है वो बदलता है हर एलिमेंट के लिए जो ट्रांजिशन स्टेट में है, और जो आखिरी आयोनिक कंपाउंड होता है ये कंपाउंड ज़्यादा छोटा होता है अगर इलेक्ट्रॉन्स खो जाता है, और बड़ा होता है अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ले लेता है। चलो एक और एब्स्ट्रैक्ट तरीका देखते हैं जो आपको मदद करेगा दिमाग में देखना एक रीडॉक्स रिएक्शन एलिमेंट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हर ऑक्सीजन एटम को मिल जाते हैं, ताकि रिजल्ट होता है जो कॉमन आयंस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के होते हैं। एक और बार देखो कैसे एटॉमिक रेडियस बदलता है हर एलिमेंट के लिए जो ट्रांजिशन स्टेट में है, और फिर जो फाइनल आयोनिक कंपाउंड होता है। हमको ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन करने पड़ेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए, देखने के लिए कौन से एटम्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और कौन से एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है सीखना जो रूल्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स को असाइन करने के। ये जो रूल्स मैं अभी बोलूँगी ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। पहला, अगर एक एटम उसके एलिमेंटल स्टेट में है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हमेशा होता है। दूसरा, मोनोटॉमिक आयन्स का ऑक्सीडेशन नंबर वही है जो उसका दिया हुआ चार्ज है। फ्लोरीन हमेशा -1 होता है, सारे हाइड्रोजन्स हमेशा +1 होते हैं, और सारे ऑक्सीजन्स -2 होते हैं जो कोवेलेंट कंपाउंड्स में हैं। इन बेसिक रूल्स के साथ हमको आना चाहिए कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स देते हैं एटम्स को जो कि कॉमन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक आयन्स में होते हैं। तो अब हम ये रूल्स इस्तेमाल करेंगे ताकि हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन कर सकें सारे एटम्स को जो इस मॉलिक्यूल में हैं। अगर हर ऑक्सीजन एटम जो कार्बन डाइऑक्साइड में है का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो फिर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होना चाहिए ताकि पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहे। इस दूसरे एग्जाम्पल में हर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होना चाहिए, इसलिए सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होना चाहिए ताकि ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाए। हमको ये भी पता है कि जो पॉलीएटॉमिक एनायन नाइट्रेट है उसमें हर ऑक्सीजन एटम -2 होता है, इसलिए ताकि हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाएँ ज़्यादा मदद हो सकती है अगर हम सोचें कि -6 प्लस जो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का है वो इक्वल होना चाहिए -1। ये सिंपल मैथ कर हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होनी चाहिए।
इस दूसरे एग्जाम्पल में कॉमन आयन पोटेशियम का +1 हो जाता है और पॉलीएटॉमिक एन आयन पर मैंगनेट -1 हो जाता है। अब हमको सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर्स देने हैं मैंगनीज और ऑक्सीजन एटम्स को। ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है, तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि -8 प्लस जो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का है वो इक्वल करता है -1। इसलिए मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होना चाहिए। तो अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन में कौन से एटम्स ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड हो रहे हैं और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन से हैं। हम उन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमें मदद करी थी ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन करने में। हमको पता है हमारे नोमेनक्लेचर से कि पहले हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। फिर हम देख सकते हैं कि कैसे सोडियम एटम्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स बदलते हैं, इसीलिए सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। इसी तरीके में हम क्लोरीन एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख सकते हैं और फिर पता लग जाता है कि क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। इसीलिए सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है और क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम देख सकते हैं कि ये एक कंबस्शन रिएक्शन है एक हाइड्रोकार्बन का जो कि ऑक्सीजन रिक्वायर करता है और जिसके प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। फिर हम देख सकते हैं कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स बदल रहे हैं और पता लग जाता है कि कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो रहा है। इसलिए मेथेन रिड्यूसिंग एजेंट है इस रिएक्शन में और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक और बार हमको हमारा नोमेनक्लेचर से पता है कि पहला स्टेप इन प्रॉब्लम्स में है लिखना एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर हम देख सकते हैं कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स एल्यूमिनम के बदल रहे हैं और पता लग जाता है कि एल्यूमिनम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और आयोडाइन रिड्यूस्ड हो रहा है। इसलिए एल्यूमिनम रिड्यूसिंग एजेंट है और आयोडाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक और बार हमको हमारे नोमेनक्लेचर से पता है कि पहला स्टेप इन प्रॉब्लम्स में है लिखना एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर हम देख सकते हैं कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र के बदल रहे हैं और पता लग जाता है कि सल्फ़र ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो रहा है। लेड के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है, इसलिए सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।